नमस्कार, सत्ता का महासमर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। राजस्थान में चुनावी महासंग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन जो चुनावी महासंग्राम को लेकर जो प्रचार किया जा रहा था वो थम चुका है। उस पर अब प्रचार नहीं किया जा सकता। अब प्रचार के पहिए थम चुके हैं। इस पूरे प्रचार अभियान में काफी वाद विवाद हुए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, आला नेताओं के दौरे हुए। दोनों ही पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, जो कि प्रमुख पार्टियां हैं, उनके केंद्रीय नेतृत्व ने यहां मोर्चा संभाला, शुरू से लेकर अंत तक मोर्चा संभाले रखा। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस प्रचार अभियान का कितना इंपैक्ट दिखेगा आने वाले समय में। अब जो ज्यादा दिन नहीं है वोटिंग में, 7 तारीख को वोटिंग होनी है, उस पर कितना प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान के चुनावी महासंग्राम में आज का दिन यानी कि 5 दिसंबर प्रचार का अंतिम दिन रहा। राजनीतिक दलों और नेताओं ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी और कांग्रेस के आला नेता ने बखूबी कमान संभाली। प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, दोनों ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी का प्रचार अभियान गौरव यात्रा से शुरू हुआ और विवादों को भी हवा मिली। चुनाव की सरगर्मियां तेज हुई तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने भी यहां प्रचार की कमान संभाली। वहीं पीएम मोदी ने भी बैक टू बैक सभाएं की। उनके नामदार और कामदार ने भी बखूबी सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व तो इस चुनाव में पूरी ताकत लगा ही रहा था, लेकिन केंद्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी के लिए पूरा दमखम लगाया। उन्होंने भी बीजेपी पर खूब निशाना साधा और चौकीदार से चोर तक जैसे शब्दों का उपयोग उनके भाषणों में हुआ। राहुल गांधी ही नहीं, कांग्रेस के सुरजेवाला, पवन खेड़ा जैसे आला नेताओं ने भी बीजेपी पर जमकर हमले किए, पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया। संगठन महासचिव अशोक गहलोत के बयानों ने भी कई सुर्खियां बटोरी। राजस्थान के इस महासंग्राम में प्रचार के दौरान विकास के मुद्दे गौर दिखाई दिए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जमकर लगाए गए। कभी गोत्र का जिक्र हुआ तो कभी हनुमान जी की जाति का, कभी राम मंदिर का तो कभी हिंदू मुस्लिम का। कुल मिलाकर जहां बात जनता के विकास की, आगामी योजनाओं को विजन की होनी चाहिए थी, वहां केवल थोथी बयानबाजी नजर आई। साथ ही प्रचार के इस महाअभियान में बयानबाजी का स्तर भी गिरा। कुल मिलाकर अब देखना ये है कि जनता के दिलों दिमाग पर किसके प्रचार ने असर किया है। उसे ही जनता 11 दिसंबर को मंजिल तक पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह से रिपोर्ट में, जब रिपोर्ट देख रहे थे आप, उसमें भी कुछ शब्दों का जिक्र किया गया, नामदार, कामदार, चोर, चौकीदार, ये ऐसे शब्द हैं जो कि इस प्रचार अभियान में छाए रहे हैं। इनको लेकर दोनों ही पार्टियों में, दोनों तरफ से एक तरह से लग रहा था कि गोलियों की बौछार हो रही है इन शब्दों के रूप में। काफी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार को लेके, दोनों ही विकास को लेके, बहुत सारी ऐसी बातें की गई। मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे कुछ वरिष्ठ सहयोगी, मेरे साथी और मेरे कुछ वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं। मेरे साथ धर्मवीर चंदेल साहब हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी दशरथ सिंह शेखावत हैं। मैं सबसे पहले धर्मवीर चंदेल साहब के पास जाना चाहूंगा। धर्मवीर जी, प्रचार अभियान थम चुका है, प्रचार के पहिए थम गए। अब जब तक ये जो प्रचार अभियान चल रहा था, जब से शुरू हुआ और जब से एक गति पकड़ी थी कि लगने लगा था कि हाँ, अब राजस्थान में एक चुनावी रण है, वाकई में युद्ध हो रहा है, युद्ध स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। इस पूरे प्रचार अभियान को आप किस तरह देखते हैं? मुझे लगता है कि जो राजस्थान में जिस तरह प्रचार हुआ है, तो इसमें सकारात्मक प्रचार की बजाय नकारात्मक प्रचार अधिक देखने को मिला है। और मैं यदि 1952 से अब तक देखूं तो ये पहला मौका है जब दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने ही नहीं, बल्कि प्रमुख राजनीतिक दलों ने पूरी तरह नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल किया है। एक दूसरे को, मैं उससे अधिक बड़ा हूं, वो मुझसे कमजोर है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। और भाषा के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो शब्द हिंदी के शब्दकोश में नहीं मिलेंगे। तो राजनेताओं को ये देखना चाहिए कि हम उन्हीं शब्दों का उपयोग करें जो कहीं न कहीं हमें मर्यादा सिखाता हो, कहीं न कहीं हमें संस्कार की ओर आगे बढ़ाता हो। लेकिन सिर्फ वोटों की फसल काटने के लिए
खुद को अधिक श्रेष्ठ बताने के लिए जिस तरह जुमलों का प्रयोग हुआ, जिस तरह शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, उससे न सिर्फ मतदाता ठगे रह गए, बल्कि जो लोग राजनीति विज्ञानी हैं या जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान में काम शुरू किया है या कर रहे हैं, वो भी देखकर हतप्रभ है कि किस प्रकार की शब्दावली, किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मैं यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखित करूंगा कि राजस्थान में जिस प्रकार राजनीतिक रूप से विजय पाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुए, उन शब्दों ने तो उत्तर प्रदेश वो बिहार को भी पीछे छोड़ दिया। मैं कहूं कि चाहे वो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या कोई मामूली कार्यकर्ता, उसने अपनी शब्दावली में संयम नहीं रखा, अपने शब्दों पर अंकुश नहीं रखा, और जिस तरह का उपयोग किया गया है वो हमें शर्मसार करता है, और साथ ही मतदाताओं को भी सोचने पर विवश करता है कि जिन लोगों को हम अपना आइडियल मानते हैं, जिन लोगों को हम आदर्श मानते हैं, जो लोग आइकॉन के रूप में आने वाले कल में स्थापित होंगे, आखिर इनकी शब्दावली में शब्द कहां से आ गए। तो इस पर एक बार राजनीतिक दलों को रुककर ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि जो प्रचार हुआ, लोकतंत्र में प्रचार करने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है, अपनी बात सूबे के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का उसको राजनीतिक राइट है, लेकिन यह ना संविधान देता है ना उनका राजनीतिक दल देता है कि आप शब्दावली में घटियापन का उपयोग करें। और सबसे दुख की बात यह है कि हम उस पूरे यदि अभियान को देखते हैं तो उस अभियान में सिर्फ नकारात्मक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। जबकि एक बात धर्मवीर जी, जिस जुमलों की जो आप बात की, क्या जुमले अब लोगों के अंदर उतर पाते हैं या लोग उनको नकारने लगे हैं? ये सही कहा आपने कि जुमलों का तो इस देश में शुरू से प्रचलन रहा है, लेकिन पहले जुमले बड़े ही अच्छे होते थे, उनको लोग मानते थे, कुछ हद तक उन जुमलों पर अमली जामा भी पहनाया जाता था। लेकिन जिस तरह का अब प्रयोग हुआ है, मुझे लगता है अभी तो विधानसभा चुनाव है, आने वाले वर्ष में हमें लोकसभा चुनावों को भी देखना होगा, उस समय इन शब्दों का कितना निम्न स्तर आएगा ये हमें देखने को अभिशप्त होना पड़ेगा। मैं यह अभिशप्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम सब ऐसे लोग जो सभ्य समाज में रहते हैं, और सभ्य समाज में रहने के बाद हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि हम परिवार के साथ बैठकर नहीं कर सकते, और इस पर विचार किया जाना चाहिए। जी, मैं योगेंद्र पंचोली के पास जाना चाहूंगा। योगेंद्र, आपने बीजेपी के कई प्रचार अभियान कवर किए, आपने बीजेपी की कार्यशैली इस पूरे चुनाव में अगर हम देखें तो देखी 2014 के बाद खासतौर से बीजेपी ने बदलाव किया अपने चुनाव प्रचार अभियान में, सोशल मीडिया को इंपैक्ट लाए। यहां जो आप बीजेपी का प्रचार अभियान देखते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, अमित शाह हैं, मनोज तिवारी हैं, स्मृति ईरानी हैं, सुषमा स्वराज हैं, क्या इस तरह के जब नेता सामने होते हैं तो जनमानस को ये प्रभावित कर पाएंगे? देखिए, अगर बात बीजेपी की करें और इस इलेक्शन की जो स्ट्रेटजी बीजेपी ने बनाई है, जो मुद्दे उन्होंने फोकस किए हैं वो ऐसे मुद्दे हैं जिनमें ज्यादा विकास नहीं दिखता। केवल किस तरह से टारगेट किया जाए विपक्ष को, खासकर यहां पर जो राहुल गांधी को, क्योंकि वो कांग्रेस के बड़े चेहरा वही हैं पूरे देश में, जिस तरह से कांग्रेस कई चुनाव में हारी उसके बाद से ही ऐसे मुद्दे उठाए गए बीजेपी की ओर से, और बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक 40 के करीब जो राजस्थान पहुंचे इन 15 दिनों में, तो लगातार यहां पर केवल, और जो सोशल मीडिया है बीजेपी का, किस तरह से राहुल गांधी के प्रति किस तरह के एक रवैया अपनाया जाता है, खासकर यानी राजनीति में ये कहा जाता है कि नैतिकता के आधार पर पहले राजनेता जो भी जनप्रतिनिधि होते थे वो इस्तीफा तक दे देते थे, लेकिन आज की जो राजनीति है, खासकर अगर देखा जाए तो जो फोकस हुआ है 2014 के बाद से, उसमें बिलो वैलिटी राजनीति हो रही है। यानी किस तरह के वार यहां पर किए जाते हैं, शब्दों के वार ऐसे होते हैं, यहां पर विकास के जो वादे हैं या विकास की जो नैतिकता है उस पर कोई खास ध्यान नहीं देखने को मिला। चाहे मैं अगर कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस में भी केवल जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे, उन्होंने केवल रफाल, नोटबंदी, जीएसटी के मुद्दे को ही उठाया। हालांकि बड़े मुद्दे ये हैं, लेकिन जो जयपुर में जो व्यक्ति बैठा है, राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में जो व्यक्ति बैठा है, उसे रफाल से क्या मतलब, हालांकि देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, जरूरी है, लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो साफ तौर पे जो एजेंडे होते हैं, जातियों के बाण इसमें बिछाए गए। चाहे उस पिछले दिनों जो SC/ST एक्ट जो था, उसके बाद में कई वैमनस्य समाजों में बढ़ा, जातियों में इस तरह के हुआ, और यह भी माना जाता है, यहां तक कि लोग ये कह देते हैं कि अगर चुनाव होने वाले हैं 2019 में, बड़े चुनाव होंगे, आम चुनाव जो होने वाले, उससे पहले यह भी माना जा सकता है कि कोई बड़े दंगे भी हो सकते हैं देश में। तो कहने के इस तरह की जो राजनीति है
अभी उसमें कोई ऐसे कोई नैतिकता ज्यादा सामने आती नहीं है, जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, और खासकर जो एक जुमलों की सरकार जिन्हें कहा जाता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज के जो एजेंडे होते हैं, जो मैनिफेस्टो जारी किए जाते हैं, उनमें ये तक उसमें फोकस नहीं किया जाता कि मैनिफेस्टो में जो उन्होंने घोषणाएं की वो पूरी भी हुई या नहीं। लेकिन एक अहम बात योगेंद्र, जब प्रचार शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री या बड़े नेता लोगों के बीच पहुंचने लगे, वसुंधरा राजे उन्होंने बहुत सारी सभाएं की, लेकिन जब धीरे धीरे चुनाव नजदीक आता गया, वोटिंग का जो समय है अब बहुत ज्यादा नहीं बचा है, 7 दिसंबर में बहुत ज्यादा समय नहीं है, तो नजदीक आता रहा समय, तो क्या आपने ऐसे एक संवाददाता, एक रिपोर्टर जो आप कवर करते आ रहे हैं बीजेपी को, क्या ये महसूस किया कि लोगों का रुझान उन सभाओं से धीरे धीरे कम हुआ इस वक्त तक आते आते? देखिए, मैं आपने जो सवाल पूछा बड़ा सही सवाल है। मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था। मैं कई जनप्रतिनिधियों से मिला, प्रत्याशियों से भी मिला और कार्यकर्ताओं से भी मिला, सभी पार्टीज के लगभग मिलते रहते हैं फील्ड में। खुद चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, यहां तक कह देते हैं कि फलानी विधानसभा क्षेत्र में भीड़ काफी देखने को मिल रही है, लेकिन क्या जो बीजेपी के जो वोटर हैं जो भीड़ में दिख रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? कहीं ना कहीं संशय के बादल जहां बीजेपी में मंडरा रहे हैं, वही कांग्रेस में भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। भीड़ आती है, यहां तक कि ऐसी कोई बात नहीं है कि चाहे अमित शाह की बड़ी भीड़ हो, लेकिन कई बार ये भी देखता कि अमित शाह की यहां पर 13 से 15 रैलियां हुई, उन सभाओं में, खासकर उन सभाओं में ऐसी भीड़ देखने को नहीं मिली जो कि राहुल गांधी की सभाओं में देखने को मिली है। लेकिन वोट बैंक किस तरह से उनके पास आता है, वोटिंग जो वोट ऑफ परसेंटेज है, वो 7 तारीख को देखना होने वाला है कि क्या ये जो वोट बैंक है, ध्रुवीकरण की जो राजनीति करके, किस तरह से पोलराइजेशन करके, किस तरह से एक दूसरी पार्टीज के जो परंपरागत वोट हैं सुधांशु, उनमें सेंध लगा पाएंगे। क्योंकि किस तरह से आपने भी देखा कि किस तरह से बयानबाजी की जा रही है, आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। लेकिन खासकर चाहे पहले खुद मुख्यमंत्री ने कई बाहर के दौरे किए हों, संभाग के दौरे किए हों, लेकिन कहीं ना कहीं लाभार्थियों के जो बड़े बड़े यहां पर सभाएं, जो कार्यक्रम आयोजित किए गए, उनको उनसे मिला भी गया। लेकिन सुधांशु, मैं अगर मेरा ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है कि हर दूर छोर पे बैठा जो शख्स है, उसे वो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ मिले, उनका भी है और उनकी यहां पर उनका हक भी बनता है। तो उस पर कोई सरकारें उनको अगर दे देती हैं तो सरकार उन पर ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन योगेंद्र, कई सभाओं में ऐसा भी देखने को मिला कि ये बात हुई कि कहां तो आप 1 लाख की बात करते थे और कहां आपके पास 20,000 15,000 लोगों की स्थिति हो गई। आप सोचिए, प्रधानमंत्री की सभा में अगर 20-15,000 लोग आते हैं तो कई बार सोचनीय विषय हो जाता है। बीजेपी को भी सोचना पड़ेगा कि शायद हम क्या कारण है कि इतने कम लोग या इतनी इस तरह की सभा हुई जहां पर लोग नहीं जुट पाए। यहां तक कि शेखावाटी में प्रधानमंत्री इस बात से नाराज भी हो गए थे एक सभा में कि उनकी आकांक्षाओं के अनुसार लोग वहां नहीं पहुंच पाए थे। देखिए सुधांशु, आप भी ये चीजें कवर कर रहे हैं और मैं भी देख रहा हूं, और चंदेल साहब भी कई सालों से देख रहे हैं, वरिष्ठ हैं। लेकिन कब से बड़ा यही चीज होती है कि जब बड़ा कोई राजनेता आने वाला होता है, सभा को संबोधित करने के लिए आता है, तो उसके बाद हर 5 मिनट में एक मैसेज आता है कि सभा में कितने लोग पहुंचे हैं। लोगों की संख्या अगर जब तक कम रहती है, चाहे डिले कितना भी हो जाए, वहां पर जो प्रत्याशी है या फिर उनके जो समर्थक हैं या खासकर जो बड़ी स्टार प्रचारक होते हैं, वो समय पर नहीं पहुंचते। ये देखते कि भीड़ कितनी है, यानी कम से कम उस चीज से जोड़ा जाता है। यहां तक कि यहां की जो राजस्थान की राजनीति है, जयपुर की अगर मैं बात करूं तो जयपुर में यह कहा जाता है कि अगर रामलीला मैदान में कोई सभा हो रही है तो यह माना जा सकता है कि 7 से 8,000 मैक्सिमम कैपेसिटी है, और अमरूदों के बाग में अगर सभा हो रही है तो करीब 1.5 से 2 लाख लोग वहां पर बैठे हैं, तो आवास अपने आप हो जाता है। सुधांशु, दशरथ, आप कांग्रेस को लंबे समय से कवर कर रहे हैं और इस बार जब कांग्रेस मैदान में थी, कांग्रेस ने राफेल का मुद्दा उठाया और यहां पर राजस्थान में विकास के मुद्दे पर कांग्रेस बात करती आई है। लगातार राहुल गांधी सभाएं कर रहे हैं। अब जब राहुल गांधी पहली बात तो ये कि इस बार जो कांग्रेस का प्रचार अभियान है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो बहुत ज्यादा आक्रामक था, क्या एक बैलेंस था? किस तरह का प्रचार अभियान आप कांग्रेस का देख पा रहे हैं? देखिए, अगर कांग्रेस के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस में राजस्थान का जो प्रचार हुआ वो राहुल गांधी का इंपैक्ट ज्यादा नहीं रहा इस बार। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ने तकरीबन 214 सभाएं की। ये सबसे बड़ा मैसेज देने की कोशिश की कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन देश का अगर मुख्यमंत्री चुनना तो अशोक गहलोत हो गया, सचिन। मैं इस बात का अभी जवाब आपसे लूंगा। कुल मिला के जैसे योगेंद्र पंचोली हो या दशरथ सिंह जो हमारे लगातार इन पार्टियों को कवर करते हैं, धर्मवीर जी हैं, कि जिस तरह की बात जो कह रहे हैं कि प्रचार अभियान में कहीं ना कहीं अब वो गरिमा नहीं बची है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दशरथ सिंह से भी हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस का प्रचार अभियान वो किस तरह उन्होंने देखा, क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया। अभी वक्त एक ब्रेक का चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।
बाद आपका फिर से स्वागत है सत्ता का महासमर। जी हां, आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर। राजस्थान के चुनावी रण यानी कि उस पर चर्चा चल रही है और खासतौर पर प्रचार अभियान जो कि थम चुका है, लेकिन बहुत सारे सवालात खड़े कर गया है अपने साथ भारत की राजनीति को लेकर, राजस्थान की राजनीति को लेकर। दर्शक, मैं आपसे ब्रेक पर जाने से पहले जो पूछा मैंने कि आक्रामक देख रहे हैं, सदा नपातुला देख रहे हैं, जैसे आप कुछ बता रहे थे कि राहुल गांधी का प्रभाव इस बार ज्यादा, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं था, तो किस तरह देखते हैं आप उस पूरे प्रचार में? देखिए, पूरे प्रचार में राहुल गांधी ने आचार संहिता लगने के बाद टोटल 19 सभाएं की, जिसमें से 9 सभाएं उन्होंने अधिसूचना जारी होने के बाद की। राहुल गांधी की सभाएं वहीं कराई गई, उन क्षेत्रों में कराई गई जहां ग्रामीण पृष्ठभूमि है, वहां के लोग, जो कांग्रेस का जन्मजात वर्ग जहां से जुड़ा है, वहां पर राहुल गांधी को ले जाया गया, उनकी सभाएं कराई गई। खास तौर पर इस बार कांग्रेस ने बीजेपी का जो टारगेट होता है उसको काउंटर करने की कोशिश की, और राहुल गांधी, आपको पता होगा कि अजमेर गए, अजमेर में वहां उस दरगाह शरीफे गए, उसके बाद में पुष्कर स्नान, पुष्कर में उन्होंने पूजा अर्चना की। कांग्रेस ने एक मास में मैसेज देने की चुनाव प्रचार में की कि वो हिंदुओं की हितैषी पार्टी है, सब दलों की, कह सकते हैं सब समाजों की हितैषी पार्टी है। बीजेपी जो काउंटर हमेशा करती है कि वो हिंदुओं की पार्टी है, या कह सकते हैं मंदिर वो बनाएगी। आपने देखा होगा कि बीजेपी में तमाम जो नेता हैं जो दिल्ली से आते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे कि कांग्रेस के नेता ये कहते हैं राम मंदिर का, उसी तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, चाहे गाय का मुद्दा हो, चाहे मंदिर का मामला हो, तमाम जो इश्यूज थे जिस पर धार्मिक जो भावनाएं होती हैं लोगों की, वो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाती, उस पर फोकस करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले भी हिंगोनिया का जो मामला था, गायों के संरक्षण का मामला था, हिंगोनिया में जो गायों की मौत हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस ने एक, कह सकते हैं ब्लूप्रिंट भी जारी किया, और वहां के जो स्टॉक का आंकड़ा था वो भी मीडिया के समक्ष रखा कि किस प्रकार कांग्रेस काम करती है और किस प्रकार बीजेपी काम करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस बार सीधा सीधा टारगेट करने की कोशिश की किसान वर्ग को। कांग्रेस को लगता है कि किसान अगर उसके साथ आता है, ग्रामीण तबका उसके साथ आता है, तो निश्चित तौर पर वो राजस्थान की सत्ता पर काबिज हो सकती है। कांग्रेस, तेलंगाना का चुनाव हमने देखा, मध्य प्रदेश का हमने देखा, जहां चुनाव प्रचार हुआ, रिजल्ट नहीं आए, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस ने यही स्ट्रेटेजी अपनाई कि वो सब सत्ता में आएगी तब किसानों का वो कर्ज माफ करेगी। जब उनसे पूछा गया कि ये कर्ज किस रूप में होगा, क्या शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा, तब उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में सुधांशु ये होता है कि 2 से 2.5 लाख रुपए भी हो सकते हैं, 1 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म में आपके 30,000, 35,000, 50,000 जो एक बार बीजेपी गवर्नमेंट कर चुकी है। इस पूरे चुनाव प्रचार में सबसे ज्यादा असर अशोक गहलोत और सचिन पायलट, 2 ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जिनको कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी लगता है कि यही आने वाला वक्त है जो मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का, और कांग्रेस की कमान ये संभालेंगे। खासतौर पे कांग्रेस में कहीं ना कहीं बिखराव एक बार इस चुनाव में ये देखने को मिला। 2 गुट, अशोक गहलोत का गुट अलग था, सचिन पायलट का गुट अलग था। अगर किसी गुट के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, चाहे महादेव सिंह खंडेला की बात करें, बाबूलाल नागर की बात करें, जगन्नाथ की बात करें, तमाम ऐसे लोग तो अशोक गुट के माने जाते हैं, उनको टिकट नहीं मिला, वो सभी लोग चुनाव मैदान में डटे हैं। और सबसे ताजा जानकारी कि अहमद पटेल, मुकुल वासनिक 4 से 5 दिन यही थे, वो आज और कल, वो दोनों जो लोग हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने उन्हीं लोगों से संपर्क बनाए रखा जो कांग्रेस के बागी हैं, अशोक गहलोत की गुट से आते हैं। कहीं आंकड़ा कांग्रेस को लगता है कि आंकड़ा 95 या 100 में अटके, उस वक्त 6 से 7 बागी जो हमारे हो उनको हम वापस कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये तमाम स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने इस चुनाव में बनाई है। और खास तौर पर इस चुनाव में कांग्रेस ने जनता को ये मैसेज देने की कोशिश की है कि रिफाइनरी का मामला हो, जयपुर मेट्रो का मामला हो, तमाम इशू, किसानों के कर्ज का मामला हो, ये तमाम इशू तभी सोल्व हो सकते हैं जब कांग्रेस सत्ता में आती है। अब जनता ये तय करेगी 7 तारीख को कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। दशरथ, लेकिन एक चीज देखने को मिली इस चुनाव प्रचार अभियान में, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस ने हर बात का जवाब, मतलब कांग्रेस ने एक बीजेपी की ही नीति अपनाई कि बीजेपी आक्रामक नीति अपनाती है, कांग्रेस ने भी उसी तरीके से जवाब दिया अगर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। लेकिन शुरुआती दिनों में चीज नहीं देखने को मिल रही थी। शुरुआती दिनों के बाद अचानक से फिर कांग्रेस का ये रुख देखने को मिला कि बीजेपी की किसी आरोप के जवाब में तुरंत कांग्रेस के प्रवक्ता, जो दिल्ली से जो आला प्रवक्ता आए हुए थे नेतृत्व, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देने लगे। वो तो ये परिवर्तन जो देख रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं 2000 जो नई नीतियां हैं राजनीति की, उसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं आप? देखिए, निश्चित तौर पे अब राहुल गांधी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है, या कह सकते हैं कि उनका जो सलाहकार मंडल है वो उनको एक दिशा निर्देश देता है किसी भी भाषण के पहले, या किस स्टेट में किस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई जानी चाहिए। आपने देखा होगा एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में आए थे, उस वक्त लोग ये कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री विद्याधर नगर में है, उस वक्त वो भैरव सिंह की समाधि वहां जा सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं गए। कांग्रेस ने रात को स्ट्रेटेजी बनाई देर रात, और एआईसीसी की तरफ से फरमान दिया गया
कि सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए और पीएम मोदी को इसी इशू को लेकर घिरा जाए, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि राजस्थान का राजपूत जो बेल्ट है या राजपूत वर्ग है वो इस वक्त बीजेपी से नाराज है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से नाराज है, खासतौर पे पीएम मोदी उससे अलग है। लेकिन पीएम मोदी को टारगेट कैसे किया जाए, उसी प्रकार उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि पीएम को वहां जाना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के दो बड़े नेता राजीव शुक्ला और अविनाश पांडे वहां पहुंचते हैं और उसके बाद में वो श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस को इस बार ये थोड़ा फायदा देखने को मिला कि योगी यहां आए, योगी आदित्यनाथ यहां आए और उन्होंने कह सकते हैं कि हनुमान को यहां दलित बता दिया। इससे पहले वो उसको आदिवासी बना चुके थे। ये 2-3 इशू ऐसे करे जो कह सकते हैं कि बीजेपी उसमें आगे बढ़ सकती थी, लेकिन बीजेपी को बैकअप होना पड़ा कांग्रेस के काउंटर की वजह से। कुल मिलाकर कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार है इस बार थोड़ा आक्रामक रहा। हालांकि प्रदेश की जो राजनीति है अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन दोनों नेताओं पर टिकी है। इन दोनों नेताओं का जहां जहां प्रभाव रहा है वहां पर कितने लोग जीत कर आते हैं ये देखने वाली बात है। बिल्कुल धर्मवीर जी, जैसे आपने एक बात कही थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी कि जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में राजनीति होती थी, जिस तरह की बयानबाजियां होती थी, अगर हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान में इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिली हैं। पहले की अगर हम चुनाव प्रचार देखें, पहले की राजनीति का अगर परिदृश्य देखते हैं, अब वक्त बदल गया। 2014 के बाद वक्त में बदलाव आ गया। इस तरह के राजनीतिक जो हालात हैं उसको आप राजस्थान के हिसाब से कितना फिट पा रहे हैं और कितना बदलाव आप देखेंगे आगे आने वाले समय में? लेकिन जिस प्रकार की चर्चा राजस्थान में चुनाव के दौरान देखी गई है वो बड़ी ही चिंताजनक है। हमें कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं, हमारे वरिष्ठ जनों से जब बातचीत होती है, अखबारों में आए दिन छपता है कि भैरों सिंह शेखावत विपक्ष के नेता थे, लेकिन उनकी कांग्रेस के दिग्गज नेता बड़ी चिंता किया करते थे। जब भैरों सिंह जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भी जो तमाम कांग्रेस के नेता थे उनसे बड़ी मित्रतापूर्ण व्यवहार था, खान पान साथ था, साथ जाते थे, साथ आते थे। हालांकि सदन में गरिमापूर्ण तरीके से उनका डायलॉग होता था, लेकिन डायलॉग सदन में भी गरिमापूर्ण होता था और सदन के बाहर भी होता था। अपन कई किस्से ऐसे हैं जो भैरों सिंह शेखावत बीजेपी के नेता थे, कांग्रेस के चंदन मोहन बेद थे, लेकिन बड़ी अच्छा उनका आपसी सौहार्दपूर्ण व्यवहार था। जयनारायण व्यास से अच्छा था, मोहनलाल सुखाड़िया से अच्छा था, हरदेव जोशी से अच्छा था। और ऐसे भी उदाहरण है कि एक नेता सीरियस हुए कांग्रेस के, इनको विदेश में इनकी सर्जरी करानी है हार्ट की, तो सरकारी खर्चे में भैरों सिंह जी ने भेजा कि जाइए इनको सर्जरी करा के लाइए। ऐसे अनेक उदाहरण है जो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि राजनीति उस दौर में भी थी, लेकिन वो सहयोग की राजनीति थी, मित्रता की राजनीति थी, रिश्ते निभाने की राजनीति थी। लेकिन जो इन दिनों राजनीति की जो परिभाषा गढ़ी जा रही है वो बड़ी ही चिंताजनक है और हमें पसोपेश में डालती है कि हम कहां जा रहे हैं, हम किनको अपना आइडियल माने। एक दूसरी बात मैं कहूंगा, जैसा कि अभी बताया गया कि जो मैनिफेस्टो जारी होता है, एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि अभी प्रमुख दोनों दलों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और संयोग से मुझे वहां जाने का मौका मिला और जिन लोगों ने उसको गढ़ा, बनाया, निर्माण किया, उनसे मैंने पूछा अकेले में कि बताइए आपकी मैनिफेस्टो में जो आपने जो इसको बड़ा ही महत्वपूर्ण बनाया है, जो दस्तावेज आपका और बहुत ही जबरदस्त बना है, बहुत डायनेमिक है, तो जरा बताइए युवाओं के लिए क्या कहा है आपने, महिलाओं के लिए क्या कहा है। तो जिन्होंने उसका निर्माण किया उनको इस बात का इल्म नहीं है कि इसमें मैंने लिखा क्या है, अर्थात वो कहीं न कहीं से कट कॉपी पेस्ट हुआ है। क्योंकि जो मैंने लिखा है मुझे ध्यान होना चाहिए कि महिलाओं के लिए क्या चर्चा है, किसानों के लिए क्या चर्चा है, दलितों के लिए क्या चर्चा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या चर्चा है। यदि आपको उसका इल्म नहीं है, आपको ये एहसास नहीं है, आपको इस बात का ध्यान नहीं है कि मैंने क्या चर्चा की है, किस बिंदु पर। हालांकि मैं नहीं कहता कि आपको शब्दशः याद हो, लेकिन जो उसकी समरी है, जो युवाओं की जो समरी है वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो मैं इस बात को पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसका आपने निर्माण किया है, यदि आपको उसका एहसास नहीं है तो मुझे यहां भी संदिग्ध लगता है कि जब आप पावर में जाएंगे तो किस प्रकार इंप्लीमेंट होगा, कितने अब तक जो घोषणा पत्र बने हैं उसको कितना आपने इंप्लीमेंट किया है। क्या राजनेताओं को ये सोचना चाहिए कि जो हमने गीता बनाई है, जो कुरान बनाई है, जो बाइबल हमने बनाया है, इसका बनने में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोगों की आस्था आप पर टिकी है, इस ग्रंथ पर टिकी है जो इसका आपने निर्माण किया है। लेकिन अफसोस आपको खुद को पता नहीं है क्या है। तो धर्मवीर जी, जिस तरह से देखिए आपने इस बात का जिक्र किया, बहुत ही अहम बात है कि अगर उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है तो कितनी गंभीरता उन्होंने इसको बनाने में लगाई होगी, वो अंदाजा लगाया जा सकता है। तो कुल क्या अब राजनीति में केवल राज करने की बात सोचने लगे हैं? कोई भी गंभीरता, चिंतन, मनन या इसका कितना महत्व है? अगर किसी पद पर आप बैठ रहे हैं, विधायकी कर रहे हैं, सांसद पर बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, गंभीरता खत्म हो चुकी है।
देखो, मैं इसको आपको आजादी के संघर्ष के दौर में ले जाऊंगा, जब देश में फ्रीडम मूवमेंट अपने चरम पर था। उस दौर में लोगों को मालूम था कि यदि हम फ्रीडम मूवमेंट में गांधी के साथ जुड़ेंगे तो हो सकता है कोई गोली हमारा निशाना बन जाए, किसी गोली का हम शिकार हो जाए, लेकिन देश को आजाद कराना है। लोग उस गोली को खाने के लिए तत्पर रहते थे, उनको मालूम था शहीद हो जाएंगे। वक्त बदला, फिर लोगों ने सोचा कि राजनीति में जाएंगे, सेवा करेंगे। पहले विजन था कि देश को आजाद कराना है, फिर विजन आया कि राजनीति में जाएंगे, कुछ बदलाव करेंगे, कुछ समाज को बदलने का काम करेंगे। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत है, इस भारत में लोग ऐसे राजनीति करने आ रहे हैं। ये जो आपने बात कही, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसमें मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है सत्ता का महासमर। हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के रण में जिस तरह से प्रचार अभियान चला, बीजेपी और कांग्रेस ने जो प्रचार अभियान चलाया, आला नेता आए, उन्होंने सभाएं की, रोड शो किए, एक दूसरे पर आरोप लगाए, आरोप प्रत्यारोप लगाए, शब्दों का उपयोग हुआ जैसे कि नामदार, कामदार, चौकीदार और चोर, और बहुत सारी ऐसे शब्द जो कि शायद राजनीति के लिए या पब्लिक मीटिंग में अनुचित कहे जाएंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से लाभ उठाने के उद्देश्य से इनका इस्तेमाल हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो कि शायद अगर भारतीय राजनीति के परिदृश्य में देखें तो गलत कही जा सकती हैं। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले धर्मवीर जी, आप जिस तरह से आप एक उदाहरण दे रहे थे आजादी के बाद से का, एक कि जिस तरह से राजनीति में जब लोग आए, आजादी के बाद जब सरकार बनी कि भाई अब हम इस देश को ऊपर ले जाएंगे, अब जो राजनीति होगी वो ऊपर ले जाने की होगी, क्योंकि हम इतने सालों तक अंग्रेजों के गुलाम रहे। तो मैं बता रहा सुधांशु जी आपको कि आजादी के बाद लोगों को लगा कि मिशन है, राजनीति से एक समाज में कुछ अच्छा करेंगे, बदलाव की बयार लाएंगे, जो गांव में अंतिम व्यक्ति है, जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसके लिए कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन वक्त बदलता रहा। फिर 1991 में आया जब देश में उदारीकरण, वैश्वीकरण का नया महासमर शुरू हुआ। आज के दौर में राजनीति का व्याकरण, राजनीति का अर्थशास्त्र पूरी तरह बदल गया है। आज वो लोग राजनीति में आते हैं जो कहीं ना कहीं धनवान है, बलवान है, और जिनके पास जातियों का समूह है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब राजनीति में वो व्यक्ति सफल है जिनके पास मसल्स पावर है, मनी पावर है और कास्ट का इक्वेशन है। जबकि पूर्व में वो लोग राजनीति में, सियासत में आया करते थे जो कहीं ना कहीं समाज में बदलाव का सपना पालते थे। दुखद स्थिति यह है कि 21वीं सदी में का करीब दूसरा दशक समाप्ति की ओर है। हम दूसरे दशक का समापन करने जा रहे हैं, लेकिन राजनीति का स्तर जो गिरा है वो हम सबको चिंतित करता है, उद्वेलित करता है, परेशान करता है। और जो आज की युवा पीढ़ी है वो राजनीति को हिकारत भरी निगाहों से देखती है। यदि हम 70 साल पहले जाएं तो राजनीति को गांधी के नेतृत्व में लोग मर मिटने के लिए आतुर थे कि हम मर जाएंगे इस देश के लिए। आज का युवा यह सोचता है कि राजनेताओं ने इस देश का बर्बाद कर दिया है, कबाड़ा कर दिया है। जबकि इस देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबी यह है कि व्यक्ति द्वारा निर्वाचित व्यक्ति ही राजा बनता है। क्योंकि जब राजतंत्र था, राजतंत्र में एक सिद्धांत था कि जो व्यक्ति रानी के पेट से जन्म लेगा, जो व्यक्ति रानी के गर्भ से आएगा, वो राजा बनेगा। लेकिन लोकतंत्र में जो मतदान के माध्यम से, मतपेटी के माध्यम से जिसके सर्वाधिक मत आएंगे उसको राज का सिंहासन मिलेगा। लेकिन इतनी अल्प समयावधि में लोगों ने जिस प्रकार राजनीति को हिकारत भरी निगाहों से देखा है, उसके जिम्मेदार तमाम वो राजनीतिक दल हैं, वो राजनेता हैं जिन्होंने आम मतदाताओं का विश्वास इस आदर्श प्रणाली से जो पूरी दुनिया में फैल रही है। प्रजातंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो पूरी दुनिया में छा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में लेकिन लोग ये कह देते हैं कि इससे अच्छा तो आपातकाल ठीक था, जिस समय लोग समय पर आते थे, समय पर जाते थे। कई लोग तो ये भी कह देते हैं कि इस प्रजातंत्र इस देश का कबाड़ा कर दिया है, अच्छा हो कोई अधिनायक इस देश पर काबिज हो जाए। जी धर्मवीर जी, लेकिन आपने एक जो बात कही कि जातियों की राजनीति होने लगी, जब मैं दशरथ सिंह से बात कर रहा था, उन्होंने भी, दशरथ ने भी ये कहा कि कांग्रेस ने इस बात का भी एक प्लान तैयार किया कि आखिर प्रचार में जातियों का भी जाति समूहों का भी ध्यान रखा जाए। तो क्या इसके लिए जो जनता है, देखिए जो लोग वोट देते हैं वो भी तो अपनी जाति को, प्रत्याशी को ध्यान में रख के वो देते हैं वोट, तो क्या जो लोग हैं उनमें भी इस बात की चेतना नहीं है
कि आखिर हम जिसको वोट दे रहे हैं अगर वो हमारी जाति का है, लेकिन अगर वो क्रिमिनल है तो उसको क्यों वोट दिया जा रहा है? देखिए सुधांशु जी, जयप्रकाश नारायण देश के बहुत बड़े नेता रहे हैं, जिनका आजादी के संघर्ष में बड़ा योगदान रहा। देश में जब प्रथम गैर कांग्रेस सरकार बनी, उसके अगुवा जेपी थे। उन्होंने उस दौर में एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जाति हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आप किसी राजनीतिक दल के सदस्य हैं या नहीं है, यदि आप उस जाति से आते हैं जिस जाति का बाहुल्य है, तो आप निर्वाचित हो सकते हैं। उनका कहा हुआ आज भविष्यवाणी की तरह सिद्ध सही हो रहा है। लग रहा है कि उन्होंने बिल्कुल सटीक कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था कि जाति हिंदुस्तान में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। जैसा कि आपने पूछा कि जातियों का कितना महत्व है, देखिए जाति हिंदुस्तान में यदि हम एक राजनीति विद्यार्थी के रूप में पढ़ेंगे तो हिंदुस्तान पर चुनौती है कि जातिवाद खत्म होना चाहिए। गांधी इसके लिए प्रयासरत रहे, पूरे फ्रीडम मूवमेंट में आंदोलन चला, आजादी के बाद भी आंदोलन चला कि जातियां समाप्त होनी चाहिए। लेकिन जाति कौन बढ़ा रहा है? जातीय राजनीतिक दल बढ़ा रहे हैं। मुझे टिकट चाहिए तो जो मेरा बायोडाटा बनेगा उसमें मैं लिखूंगा मैं उस अमुक जाति से आता हूं, इस अमुक जाति के इतने वोटर हैं, और इस जातियों में जाति ही नहीं बल्कि उसमें गोत्र कौन से इसका मेंशन होता है। इसके बाद हम उस बायोडाटा संबंधित व्यक्ति को जो वहां टिकट देने की हिम्मत रखता है या टिकट देने की क्षमता है जिसमें, वो कहेगा आपकी जाति का क्या आधार है। आप सार्वजनिक मंच पर होते हैं तो जाति को हकारत भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बात आती है तो आप उस व्यक्ति को महत्व देते हैं जिस जाति का वहां पर वोट प्रतिशत अधिक है। ये सोचना चाहिए। फिर ये जाति की राजनीति यही नहीं ठहरती, व्यक्ति चुनकर जाता है। जब कैबिनेट बनने का सवाल आता है तो उस समय भी जातियों का गणित देखा जाता है कि हमें किस जाति के व्यक्ति को महत्व देना है, किस जाति के व्यक्ति ज्यादा होगा उनको हटाना है, उस जाति को लेना है जिस जाति का व्यक्ति का यहाँ पर अभी बहुमत नहीं है, प्रभाव नहीं है। तो हमें एक बार देखना चाहिए कि जातियों का जहर इस समाज को कहां तक चलाएगा, कहां ले जाएगा। बिल्कुल योगेंद्र, इस पूरे प्रचार अभियान में एक चीज मैंने भी ये बात नोटिस की, आपने भी बहुत बार नोटिस की होगी, जब प्रधानमंत्री या अमित शाह जब अपनी सभाओं में गए, उन्होंने लोगों के सामने जब गए, लोगों अपना संबोधन दिया तो बात की विकास की योजनाओं की, लेकिन ऐसी बातों से जैसे नोटबंदी का जिक्र वो करने से बचे। साथ ही उन्होंने एक बात बहुत बार कही, यहां तक कि वसुंधरा राजे उन्होंने भी बार बार इस बात को कही, और प्रधानमंत्री की जो कल की सभा थी वहां भी मैं सुन रहा था कि बार बार 5 साल वाली बात का जरूर जिक्र करते हैं, 5 साल वाले फॉर्मूले का, कि अगर आप 5 साल जो राजस्थान का जो ट्रेंड रहा है, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, उस पर इस बार आप नहीं चलेंगे। वो बार बार जनता से आश्वासन लेने की कोशिश करते हैं। क्या ये बीजेपी में डर है इस वक्त? प्रचार अभियान के दौरान ये पूरा डर रहा कि कहीं सरकार इस बार वापस 5 साल बाद कांग्रेस के पाले में न चली जाए? क्या विकास की योजना पर बीजेपी को भरोसा नहीं रहा? देखिए सुधांशु, विकास की अगर बात करें, और विकास के लिए लोग यहाँ कहते हैं कि विकास तो अशोक गहलोत सरकार ने भी प्रदेश में करवाया था, लेकिन उनकी सरकार रिपीट नहीं हो पाई। हालांकि लोग कहते हैं, लेकिन विकास के पैमाने होते हैं, हर गांव हर वहां एक सरकार का जो एक प्लानिंग होती है कि किस तरह से विकास करना। मैनिफेस्टो जो जारी किए जाते हैं उसके आधार पर काम होता है, वो एक दिखावा होता है कि इसके आधार पर काम होगा, लेकिन सरकारें काम भी करती है, ऐसा नहीं होता। 1 लाख करीब 1 से सवा लाख करोड़ का बजट भी हर साल होता है, सामने आता है, लेकिन उसमें ये डर जरूर होता है कि विकास के बाद भी क्या जनता को हम रोक पाएंगे, वो उसका जो वोट है वो बदलेगा नहीं, या कोई दूसरी जो पार्टी है वो सत्ता में नहीं आ जाए। लेकिन इसलिए चंदेल साहब भी कह रहे थे कि जो जातियां हैं, जातियों के आधार पर इस तरह की एक राजनीति की जाती है कि लोगों को विकास के बजाय ऐसी चीजों में उलझा कर रखा जाए ताकि लोग धर्म और जाति के नाम पर लड़ते रहें, और केवल जब चुनावी सभाएं होंगी उसमें लोगों को इस तरह से आक्रोशित कर दिया जाता है, क्योंकि उसका जो अभी आपने उदाहरण भी देखा कि केवल गो हत्या और उसके बाद के आक्रोश ऐसा फैला कि पुलिसकर्मी को तक मार दिया। तो ऐसा एक आक्रोश जनता में और जातीय जो एक कहेंगे वैमनस्य लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन विकास के नाम पर भी ऐसी बात नहीं है कि वोट नहीं मिलते लोग, क्योंकि आज जो मतदाता है, वोटर है,
पढ़ा लिखा है और इतना स्मार्ट है, समझदार है कि वो देखता है कि जातियों से अलग हो गए, क्योंकि अब सरकार भी इस तरह के प्रयास कर रही है और कहा भी जाता है कि अब जो जातीय बाध्यता है उसको धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। लेकिन आपने ही देखा कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान में अभी जो चुनाव होने उससे पहले ही SC/ST एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट का जो इतना बड़ा बवाल मचा पूरे देश को भर में, कई लोग उसमें जख्मी भी हुए, कई लोगों पे मामले भी दर्ज हुए। लेकिन इस तरह के जो एक जिन्न होते हैं जो कि बोतल में चले जाते हैं, फिर जब चुनाव होने लगते हैं तो पता नहीं किस तरह से किस आधार पर बाहर निकलते हैं और लोगों की जान पर भी बनाती है। लेकिन आपसे कह रही विकास के लिए एक पूरी योजना सरकार की होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते कि सरकार जो वर्तमान में है वो रिपीट ना हो। लेकिन अगर विकास के एजेंडे हैं और इस तरह की अगर वो गलत राजनीति, धर्म और जाति के आधार पर अगर राजनीति नहीं करे और विकास के अपने एजेंडे सामने रखे और उन पर खरा अगर उतरे तो कहीं ना कहीं वोटर भी उनकी ओर रुख जरूर करता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बिल्कुल सही कहा आपने इस बात को कि कहीं ना कहीं सारे बातचीत में कहीं ना कहीं सरकार को डर होता है कि अगर विकास की योजनाएं तो हमने चलाई, वो विकास की योजनाओं को गिना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक तो जो चलता रहा राजस्थान में ट्रेंड काफी लंबे समय से, दूसरा कि कहीं वोटर एक बार दूसरे पाले में ना छिटक जाए। दशरथ, कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं, कांग्रेस में आपने कहा कि देखिए कि राहुल, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का काफी अब इस प्रचार अभियान के दौरान आपने देखा इस तरह की खबरें भी रही और दोनों की बयानबाजी से भी एक सीएम की कुर्सी को लेकर बहुत एक कयास लगाए जाते रहे। इस पर बीजेपी ने भी काफी चुटकियां ली हैं, लगातार हमला किया गया है। क्या अंदरूनी तरीके से पार्टी में इस बात का संकेत है कि नहीं, ये चुनाव हम जिस तरह के जो संकेत मिले, ये चुनाव हमको एकजुट होकर लड़ना है किसी प्रकार का, क्योंकि अगर कोई कमी छोड़ते हैं वो तो दूसरी पार्टी को बहुत ज्यादा माइलेज मिलता है उससे? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस आलाकमान को लगता है कि राजस्थान में अगर कोई सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाता तो उसका नुकसान पार्टी को झेलना पड़ सकता है। हालांकि कांग्रेस की परंपरा भी ऐसी नहीं है अब तक की कि वो कई किसी भी स्टेट में कैंडिडेट उन्होंने घोषित नहीं किया। पंजाब में हमने देखा अमरिंदर सिंह को घोषित किया। पिछली बार मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य कैंडिडेट थे, सीएम फेस थे, लेकिन इस बार उन्होंने नहीं किया। कांग्रेस को इस बार लगता था कि कांग्रेस से सचिन पायलट को अगर कर देते हैं तो अशोक गहलोत एक बड़ा नाम है राजस्थान की राजनीति में। भैरू सिंह शेखावत के बाद में राजस्थान की राजनीति में अगर कोई चेहरा है अशोक गहलोत, वो नेता माने जाते हैं दिल्ली से लेकर जयपुर या गांव तक, कि वो सबको लेकर साथ चल के एक अलग तरह की राजनीति अशोक गहलोत करते आए। उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, कांग्रेस को अच्छे से पता है। हालांकि अशोक गहलोत को यहां से निकालकर एआईसीसी में महासचिव बनाया गया, संगठन महासचिव। राहुल गांधी का काम वो देखते हैं ज्यादातर, लेकिन अशोक गहलोत का प्रभाव राजस्थान में सचिन पायलट से कम नहीं हो सकता, ज्यादा हो सकता है, कम नहीं आका जा सकता। सचिन पायलट वो चेहरा है जो पिछले 4 साल से राजस्थान में दौड़ भाग कर रहे हैं। और सचिन पायलट ने एक बार जब ये फेस की लड़ाई चली थी, अशोक गहलोत ने कुछ टिप्पणियां की थी, उसके बाद में सचिन ने भी कह सकते हैं कि मीडिया के समक्ष एक बयान दिया था कि जब उनको राजस्थान की अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई थी, उस वक्त कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ 21 सीटें थी। 21 सीटें होना, पायलट ने अपने आप को साबित किया कि वो कहां तक पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। भले ही राजस्थान के 3 उपचुनाव की बात करें, लोकसभा की बात करें, तमाम उपचुनाव की बात करें, पार्टी को बढ़त मिली हो, वो भले ही वसुंधरा राजे के खिलाफ नाराजगी हो, बीजेपी के खिलाफ नाराजगी हो, लेकिन उसका श्रेय जो है वो सचिन पायलट को जाता है। ये आलाकमान को अच्छे से पता है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी के मन में ये दोनों चीजें थी कि अशोक गहलोत वरिष्ठ नेता है, अनुभव का लाभ लिया जा सकता है, सचिन पायलट युवा नेता है, यूथ उनके साथ है। तो ऐसे में अगर किसी एक को घोषित किया जाता तो उसका असर राजस्थान की राजनीति पे पड़ सकता है। और राहुल गांधी को यह भी लगता है कि राजस्थान एक ऐसा पीसफुल स्टेट है कांग्रेस के पास जहां से सत्ता आ सकती है और दिल्ली के नजदीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और एमपी में हमने देखा कि 15-15 साल से वहां बीजेपी की सरकार है। और कांग्रेस आज भी आशंकित है कि मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जो रिजल्ट आएगा वो हो सकता है कांग्रेस की हित में नहीं आए। उसके बावजूद उनको लगता है कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है कि वहां से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा यहां पर उपचुनाव जो हुए और जिस तरह से लीड मिली कांग्रेस को, उससे कांग्रेस को लगता है कि उनको मैंडेट मिल सकता है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस चुनाव प्रचार में लगातार ये हमले किए गए कि कोई सीएम फेस नहीं है, किस तरह प्रचार कर रही है कांग्रेस, आखिर कहना क्या चाहती है, किसके बूते पे चुनाव लड़ रही है, कौन सीएम बनेगा, उसका काउंटर करने की भी कोशिश की। लेकिन क्या जी आपने जैसे कहा, उसका काउंटर करने की कोशिश की। कांग्रेस ने ये कहा कि राजस्थान में भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा वसुंधरा राजे हो, लेकिन क्या आपके पास महाराष्ट्र में चेहरा था? देवेंद्र फडणवीस कहां से आते हैं? कोई चेहरा नहीं था। आपने हरियाणा में कोई चेहरा दिखाया, खट्टर कहां से आते? कोई चेहरा नहीं था।
तो ये बातें बीजेपी छोड़े कि वो सीएम फेस के साथ हर चुनाव में जाती है। हालांकि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में गई, लेकिन ऐसे कुछ स्टेट भी रहे हैं जहां पर वो सीएम फेस का जो चेहरा उसको लेकर नहीं गई। ये काउंटर करने की कोशिश की कांग्रेस ने, लेकिन सुधांशु, चुनाव 7 तारीख को, अब मतदाता सोच के बैठा किसको वोट देना है, किसको नहीं। लेकिन अब धर्म की राजनीति में भी मुझे लगता है इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता है कि ये उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आपने देखा बीजेपी ने यहाँ पे पहले एक टिकट नहीं दिया, आनंद फानन में यूनुस खान का टिकट रोका गया, काटा गया, डिडवाना से काटा गया। फिर मैडम वसुंधरा राजे के अड़ने पर उनको टोंक भेजा गया, सचिन पायलट के साथ चुनाव लड़ा जा रहा है। तो बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कह सकते हैं, धर्म की राजनीति। यहाँ पूरा जो फुल प्रूफ जो बीजेपी का प्लान था यूपी के तर्ज पर राजस्थान को किया जाए। राजस्थान में वो किसी भी मुस्लिम को टिकट नहीं देने के पक्ष में थी, लेकिन एक टिकट उनको देना पड़ा। जबकि कांग्रेस ये चाहती है कि मुस्लिम, किसान, सिख, से तमाम जो लोग हैं उनको साथ लेकर चले, और उनको विश्वास है कि उपचुनाव में जनता ने जिस प्रकार उनको बढ़त दिलाई, वही बढ़त इस चुनाव में मिलेगी। अगर ये बढ़त मिली तो निश्चित तौर पर उनको लगता है आने वाला जो लोकसभा चुनाव उसमें फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने जो बात कही ध्रुवीकरण वाली, धर्मवीर जी, ये ध्रुवीकरण की जो बात है, यूपी में जब टिकट वितरण हुआ बिल्कुल, तो वहां किसी भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी बीजेपी ने नहीं उतारा। यहां भी ये साफ लगने लगा था कि मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। खबरें यही थी कि टॉप से भी अगर उतारा है तो वो एक बड़ा चेहरा सचिन पायलट थे, उनके सामने मजबूरी सी एक हो गई। फिर मुस्लिम इलाका भी है, मुस्लिम बहुल जनसंख्या है, इस कारण से वहां पे यूनुस खान उनको उतारा, बीजेपी ने फेस बनाया अपना। क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति, अब ये जो नई राजनीति चली आ रही है, जिस तरह से ध्रुवीकरण तेज हुआ एकदम से, बीजेपी बनाम कांग्रेस, एक हिंदुओं की पार्टी मान लेते हैं, एक कि भाई ये तो हिंदुओं की पार्टी है, ये दूसरा पक्ष मुस्लिमों की पार्टी है। यस, क्या ये राजनीति के लिए आने वाले समय में और एक अलग शक्ल अख्तियार करेगा? देखिए, आपके इस सवाल का मैं थोड़ा विस्तृत जवाब दूंगा। मैं आपको इतिहास में ले जाता हूं। जब राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक साहबानो, एक महिला थी, इंदौर से आती थी, तो उनके पति से तलाक हुआ। तलाक होने के बाद एक मेहर की राशि उनको दे दी गई। तो साहबानों ने कहा कि जो राशि मुझे दी गई है पर्याप्त है, आप मुझे गुजरात भत्ता दीजिए। तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ गई, बाद में मामला उच्चतम न्यायालय तक गया, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि साहबानों को निर्धारित राशि प्रति माह उनके शोहर अदा करेंगे। चूंकि उनके शोहर वकील थे, उन्होंने कहा कि मैं राशि नहीं दूंगा। बाद में ये केस इतना मजबूत हुआ कि पूरे देश के मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर दबाव बनाया और ये कहा कि ये देश संविधान से नहीं चलेगा, हमारा सरियत का कानून है, उस सरियत के कानून से हमारा एक मोमडन लॉ है, उसमें प्रावधान है और आप इसको लागू नहीं कर सकते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो गलत है, आप इसको चेंज कीजिए। क्योंकि ये तो एक मिसाल बन जाएगी कि जो हमारा मोमडन लॉ है वो कहता है कि पति और पत्नी की जब शादी होती है, जब मियां शादी करते हैं तो मेहर की राशि निर्धारित होती है कि जब मैं आपको तलाक दूंगा तो ये राशि आपको गुजरे भत्ते के रूप में काम आएगी। तो ऐसे में मैं दे चुका हूं, तो मैं इनको गुजरा भत्ता नहीं दूंगा। इस पर राजीव गांधी इतने दबाव में आ गए कि कहीं मुस्लिम समाज कांग्रेस से नहीं छिटक जाए। इस बात को ध्यान रखते हुए हिंदुस्तान के संविधान में संशोधन हुआ और ये तय हुआ कि जब भी कभी तलाक का मामला आएगा तो उसका निर्धारण न्यायालय नहीं करेगा। न्यायालय सिर्फ इतना देखेगा कि उनको जो मेहर की राशि यदि कहीं नहीं मिल रही है तो न्यायालय मेहर की राशि दिलवाएगा, गुजारा भत्ता नहीं दिलाएगा। इससे हिंदुओं में प्रतिक्रिया हुई कि ये लोग तो उच्चतम न्यायालय के फैसले को नहीं मान रहे। तो राजीव को लगा कि पहले मुस्लिम छिटक रहे थे, अब हिंदू छिटक रहे हैं। उस समय बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, आरएसएस ने बड़ा मुद्दा बनाया और देश के लोगों को लगा कि यदि इसी प्रकार न्यायालय के आदेशों की नाफरमानी होती रही तो देश के स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल नहीं है। उसी समय राजीव के रणनीतिकारों ने कहा कि मुस्लिम तो वापस अपने पाले में आ गए हैं, अभी हिंदू नाराज है तो अच्छा हो कि हम राम मंदिर के ताले खुलवा दें। तो राजीव ने मुस्लिमों के साथ साथ हिंदुओं के वोट बटोरने के लिए भी जिस राम मंदिर की हम चर्चा करते हैं, जिसको 1992 में जिसको ढहाया गया, उसके ताले राजीव जी ने खोल दिए और राजीव जी के ताले खोलने के बाद लोगों ने दर्शन शुरू कर दिए। फिर देश में एक ऐसा वातावरण बना जो शब्द आज तुष्टीकरण के रूप में हम काम में लेते हैं, उसका जन्म कहीं ना कहीं हम देखते हैं तो उस दौर में हुआ है जब दोनों घटनाएं एक साथ हुई।
तो राजनेताओं को ये विचार करना चाहिए कि हम अतीत से सीखें और वोट लेने के लिए जाति और धर्म का उपयोग नहीं करें। जैसा कि आपका सवाल था कि क्या ये जातीयता का जो जनज्वार उभरा है ये कहां जाकर ठहरेगा, खासतौर पर धर्म के ऊपर भी तो बात हो रही है ना जी, लेकिन ये बहुत ही गलत है और मैं कहूंगा चुनाव आयोग को इस पर नजर रखनी चाहिए कि व्यक्ति वोट लेने के लिए धर्म का किस प्रकार उपयोग कर सकता है, जाति का किस तरह उपयोग कर सकता है। यदि खुलेआम हम अली व बजरंगबली की बात करेंगे, यदि हम खुलेआम हनुमान जी की चर्चा करेंगे, तो मुझे लगेगा कि हम कहां जा रहे हैं। जो एक फिसलन की सीमा होती है, हमने तमाम फिसलन की सीमाओं को लांघ दिया है। ऐसे में ये बड़ा ही एक हास्यास्पद माहौल है कि राजनेताओं के पास उनके जो स्पीच राइटर हैं वो क्या लिख रहे हैं, वो क्या लिखना चाहिए, जबकि ये चुनाव विकास पर होना चाहिए था, ये चुनाव युवाओं के रोजगार पर होना चाहिए था, ये चुनाव देश की बेरोजगारी किस प्रकार खत्म हो सकती है, प्रदेश में किस प्रकार खुशहाली आ सकती है, शिक्षा का स्तर किस तरह बढ़ सकता है, जिस प्रकार चोरी डकैती की घटनाएं हो रही है किस प्रकार रुक सकती है, इस पर स्वस्थ बहस होनी चाहिए। लोकतंत्र में कहता है कि हम डायलॉग करें, हम तर्क करें, हम वितर्क करें, लोकतंत्र यह है। लेकिन हम कुतर्क करें, हम जोर से बोलकर सत्य को दबाएं, ये कतई उचित नहीं है। और इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिनको हमने कमान सौंपी है, जिनको हमने कहा है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये जाकर हमारे पक्ष को संसद में या विधानसभाओं में रखेंगे। यदि वही लोग घटिया स्तर की बातचीत करेंगे तो हम उससे कहां प्रेरणा प्राप्त करेंगे, इस पर विचार किया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है आपकी। जिस तरह से अब जो राजनीति होती जा रही है, धर्म की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, विकास के मुद्दे गौण होते जा रहे हैं। योगेंद्र, बीजेपी का जो प्रचार अभियान है, जिस तरह मैंने आपसे पहले पूछा था, आपने पूरा मुझे ब्रीफ किया कि लोगों को भी कि भाई किस तरह से आप उसको देख रहे हैं पूरे को। आला नेता अमित शाह आते हैं, अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है। अब जब 7 तारीख को एक वोटिंग होगी, एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है बीजेपी को, शुरू से इस बात की बात हो रही है कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसी कारण से आला नेता भी आए। आप क्या देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कि बीजेपी की आज जो स्थिति आप देख रहे हैं, कितना ये फैक्टर इसमें काम करेगा? देखिए सुधांशु, खासकर सत्ता विरोधी लहर होती है, ये माना जाता है कि हर 5 साल एक सरकार रहती है और उस दौरान क्योंकि हर सरकार का अगर पक्ष रखा जाए तो सरकार से हर व्यक्ति सरकार को संतुष्ट, जो सरकार है हर व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकती। कई ऐसे लाभार्थी होते हैं जिनको सच में ही जो बेनिफिशियरी लोग होते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको सरकार संतुष्ट नहीं कर सकती। कर्मचारी संगठनों की अगर बात करें, किस तरह से विरोध सामने आया उसके बाद, हालांकि अब जो आचार संहिता लगे उसके बाद उनको वो लोग काम पे भी आए। एक बड़ा आंदोलन राजस्थान में देखने को मिला और जब आचार संहिता लगने वाली थी तो उस दौरान ऐसा माहौल बना था कि कर्मचारी संगठन अलग चले गए और डिपार्टमेंट्स के जो मतलब लगातार ऐसी चीजें सामने आ रही थी कि अब पता नहीं राजस्थान में किस तरह के आंदोलन होने वाले हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसे जो एक सरकार के खिलाफ धीरे धीरे लोगों में कहीं ना कहीं, क्योंकि 5 साल का पीरियड जब चलता है तो लोग एक एक चीज को नोटिस करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना काम हुआ और किस लिए जो लोग हैं उनको लाभ इसका मिला है। जब उनका आकलन और सर्वेक्षण किया जाता है तो कहीं ना कहीं जो एक ऐसा फैक्टर सामने आता है तो सरकार भी और जो पार्टीज होती हैं वो भी उस चीज को पूरी तरह से भांप जाती है कि कहीं ना कहीं इस तरह की अगर कुछ ना कुछ बदलाव नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं जो एंटी इनकम्बेंसी है यानी सत्ता विरोधी जो एक लहर बनती है वो ना पनप जाए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए अलग अलग से जो एक सर्वे भी करवा लिए जाते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जो सर्वे होते हैं। चाहे मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी का जो संगठन है उसने अलग सर्वे करवा लिया, संघ क्योंकि इंटरफेयर उसमें संघ का भी होता है तो संघ ने अलग सर्वे करवा लिया, यहां तक कि जो सेंट्रल जो आला कमान है बीजेपी के उन्होंने अलग सर्वे करवा लिया कि कहीं ना कहीं किस प्रत्याशी को सामने रखा जाए, कौन सा जो विधायक है उसे सामने रखा जाए या उसको टिकट नहीं दिया जाए, या कौन सा मंत्री है जिसने काम किया ही नहीं या फिर वो विवादित रहा। तो ऐसे धीरे धीरे ऐसी चीजें होती हैं जिनका जो जोड़ होता है उनको फिर रायशुमारी की गई, उसके बाद ऐसे प्रत्याशी सामने रखे गए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अगर सरकार नहीं बन पाती तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं और क्योंकि एक अलग से एक व्यू रचना की जाती है, जिस तरह से एक चक्रव्यूह रचा
आ जाता है सभी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि खासकर मैं बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करूं, क्योंकि देश की बड़ी पार्टीज हैं दोनों ही, लेकिन इस तरह से अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान के मुद्दों को लेकर जनता भी ये देखती है कि उनको कितना फायदा हुआ, कितना नफा और नुकसान देखिए हर वोटर तोलता है। हालांकि जो पार्टी से जुड़े हुए लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, हालांकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते वो लोग अलग उनका आकलन होता है, लेकिन यही लोग कहते थे कि कर्मचारियों का जो आक्रोश था उस आक्रोश के कारण गहलोत सरकार डूब गई। हालांकि ये वोटर किस तरह से इस सरकार को लेते हैं और इस सरकार के कार्यकाल को लेते हैं, ये तो 7 तारीख और 11 तारीख को जो रिजल्ट आएगा सुधांशु उसमें देखना होगा। जी दर्शक, अब ये एक बात चलन में थी और लगातार चुनाव के दौरान सुनने में आई कि भाई जो जनता है कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से एक नाराजगी है, लेकिन ऊपर अगर हम केंद्रीय नेतृत्व की तरफ देखते हैं जहां पीएम मोदी बैठे हैं उनसे कोई नाराजगी नहीं है, मतलब यानी कि बीजेपी से नाराजगी नहीं है, एक पर्टिकुलर एक चेहरे से नाराजगी जाहिर हो रही है। कांग्रेस ने इस बात को भी सुनाया अपने प्रचार अभियान में। कांग्रेस ने युवाओं को भी टारगेट किया, कर्मचारी वर्ग के लिए भी बात करी, क्योंकि उनको दिख रहा था कि हर वर्ग नाराज है जब हड़ताल चल रही थी उस दौरान भी। तो कितना आप फायदा देख पा रहे हैं कि कांग्रेस का अब, क्योंकि अंतिम चरण बचा है, अब प्रचार अभियान भी थम गया है, कांग्रेस के की जो एक लहर होते हैं कि कितनी आप किस तरह की देखते हैं प्रदेश में? देखिए, अगर बात करें युवाओं की, किसानों की या तमाम तबकों की, उसको लेकर लगता है कि कांग्रेस हो सकता है कि प्लस में है। लेकिन सुधांशु, जो कास्ट फैक्टर होता है, राजस्थान का इतिहास रहा है, कास्ट फैक्टर होता है, जातिगत जो समीकरण होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं चुनाव में और रहने वाले भी हैं। जहां तक आपने बात की बीजेपी की तरफ से जो काउंटर किए जाते थे, पीएम मोदी के पीछे आज भी लोग हैं। राजस्थान की सभाओं की बात करें, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में राजस्थान में आज क्रेज है, लोग मानते हैं पीएम आना चाहिए। आपको पता होगा कि 2 दिन पहले जब पीएम आए थे उन्होंने एक बात कही थी, पीएम ने ये कहा था कि ऊपर से करप्शन खत्म हो गया, अब नीचे से करना बाकी। कांग्रेस ने इशू बनाया और कहा कि ऊपर करप्शन खत्म हो गया, लेकिन वसुंधरा राजे का जो करप्शन है वो मोदी को पता है, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाए। और वो बार बार यही चुनाव प्रचार में इसी को हथियार बना रहे थे और ये कह रहे थे कि वसुंधरा राजे मुख्य किसका जो काल है, मुख्यमंत्री काल है, वर्तमान सरकार का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है उसका जवाब कौन दे। यहां पर जो स्कैम हुए हैं, चाहे जलदाय घोटाला की मान लो, खाद्य की खान की मान लो, तमाम जो इश्यूज हुए उसको लेकर टारगेट करने की कोशिश की। कांग्रेस ने जातिगत टिप्पणी इस चुनाव में ज्यादातर नहीं की। कांग्रेस अटैक करने की मूड में नहीं थी। कांग्रेस इस चुनाव को वही ले जाना चाहती थी जो गांव, गरीब, किसान, युवा, उनको साथ लेकर बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन बीजेपी ने जब काउंटर करने शुरू की, उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं को लगा कि अब काउंटर करना चाहिए। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने आज भी यही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक दिन पहले जब आए थे, हालांकि दोनों दलों के लिए चीज लागू होती है कि दोनों ही दलों जो है किसी के खिलाफ इस ऐसे अभद्र जो टिप्पणी वो नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने इशू बनाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि एक विधवा का घर बनाया जा रहा है। उन्हें सीधा सीधा टारगेट सोनिया गांधी को लेकर जो किया गया था उस पर कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी कि वो इस तरह का टारगेट करेंगे। भले ही राहुल गांधी पे वो टारगेट करे, लेकिन सोनिया गांधी इस वक्त राजनीति से दूर है। हालांकि वो कांग्रेस से जुड़ी है लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। इस तरह का जो टारगेट है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने करने की कोशिश की। लेकिन सुधांशु, मुझे लगता है कि जातिगत जो फैक्टर, लोकल जो इश्यूज है वो इस चुनाव में आपको नजर आएंगे और 7 तारीख का जब ठप्पा लगाएगा वोटर उस वक्त पता लगेगा कि कौन किधर जाए। बिल्कुल दर्शक, बिल्कुल जिस तरह से प्रचार जो ये जो महासंग्राम है, प्रचार अभियान जो था, लगातार लोगों के बीच पहुंचने की जो कवायद थी प्रचार अभियान के तौर पर, रोड शो हो, जनसभाएं हो, वो जरूर थम गया, उसका पहिया जरूर थम गया। लेकिन ये जो अभियान है ये चुनाव कुछ सवाल जरूर छोड़ रहा है कि आखिर भारतीय राजनीति कहां जा रही है। भारतीय राजनीति में जो राजनेता हैं उनकी जो लगातार जिस तरह के जवाब, जो हमले हैं, जिस तरह की जो शब्दों का जो गिरता स्तर है, वो इस राजनीति को कहां ले जा रहा है और लोगों के बीच में क्या संदेश जा रहा है। जिस तरह ये सारे सवालात हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति इनसे जुड़ी हुई है और हिंदुस्तान की राजनीति कैसे स्वच्छ होगी ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पूरे चुनाव अभियान के साथ हमें दिखाई देता है। सत्ता की महासभा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।